चलिए दोस्तों, पिछले पार्ट में अपन अभी बात कर रहे थे अबाउट रिडक्शन प्रोसेसेस बात कर रहे थे, और हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन बातें कर ली थी, पायरोमेटलर्जिकल रिडक्शन बातें कर ली थी नॉर्मल हीट देने से, और फिर सेल्फ रिडक्शन बातें कर ली थी पीबीसीयू एचजी के लिए, और फिर कार्बन रिडक्शन की भी बातें कर ही ली थी, स्लैग और स्लैग के अलावा फ्लक्स और इम्प्योरिटीज भी कर ली थी, बट वो इंपॉर्टेंट आगे आएंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन यूज करते हैं, है ना। तो कितने हुए? हाइड्रोमेटलर्जिकल, सेल्फ, हीट मतलब पायरो, फिर सेल्फ, फिर कार्बन, तो आएगा पांचवा। पांचवा एल्यूमिनियम रिडक्शन। एल्यूमिनियम रिडक्शन सर, इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे क्रोमियम है और इसको अगर आप कार्बन रिडक्शन से करवाने जाओ रिड्यूस, तो मना कर देगा। क्यों मना करेगा? क्योंकि जो क्रोमियम की एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो क्रोमियम अपने ऑक्सीजन देने से मना कर देगा कार्बन को। कार्बन बोला मैं हीट लेके आऊं, नहीं, फिर भी मना कर देगा। तो ज्यादा हीट लेके आऊं तो फिर कार्बाइड बन जाएगा, रिडक्शन तो नहीं होगा, मना कर देगा, बोले भाई देख तेरे साथ क्यों नहीं करूंगा, करवाना हो तो तेरे ऊपर का कोई लेके आ, तेरे ऊपर का नहीं, नहीं मेरे ऊपर का कोई लेके आ। क्योंकि अगर कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका ऑक्सीजन के प्रति प्यार मेरे ऑक्सीजन के प्रति प्यार से ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज मैं नहीं करने दूंगा। तो कार्बन बोला ठीक है यार, कर ले भाई प्लीज यार, मैं सस्ता पड़ता हूँ। मतलब मेटलर्जी वाले लोग बोले कार्बन से कर ले यार भाई, सस्ता पड़ता है, हमारा हेल्प होगा। क्रोमियम बोला नहीं यार, मेरे को तुम्हारे सस्ते महंगे से फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरी केमिकल रिएक्टिविटी मेंटेन करके बैठा हूँ, मेरी भी इज्जत है, मेरी भी सम्मान है मार्केट में, है ना। भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास, तो मैं करूंगा तो मेरे ऊपर वाले से करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो अब हट गया बेचारा, मतलब मान के बैठ गया कि यार अब तो ठीक है। तो अब फाइनली फिर अपन लोग भी तेज नहीं, अब क्रोमियम का कहीं ना कहीं तो यूज है, क्रोमियम और मैंगनीज का कहीं ना कहीं तो यूज, अपन भी तेज आदमी, तो अपन ने भी ले लिया एल्यूमिनियम। चलो ऊपर वाले एल्यूमिनियम को ले लो। रिएक्शन लिखने में तो इतनी सी है, रिएक्शन लिखने में तो इतनी सी है कि Cr2O3 प्लस Al, इनिशिएशन टेम्परेचर दिया है तो क्या बनेगा, Cr प्लस Al2O3, है ना। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बट जो Cr है वो बनेगी मोल्टन फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और साथ में रिलीज होगी हीट। लिखने में तो इतनी सी है, लिखने में तो इतनी सी, बट अगर मैं अपरेटस वगैरह बताऊं थोड़ी सी अच्छी प्रोसेस है। और इसका एल्यूमिनियम रिडक्शन का नाम है गोल्ड सिमिट, मैकअर्थर नहीं, गोल्ड सिमिट, एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस। गोल्ड सिमिट एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस। सर क्या बकवास, अरे बकवास की सुनो, अपरेटस सुनो। सर ये तो आप साइक्लोब्यूटा वो बना रहे हो, नहीं नहीं मैं वो ऑर्गेनिक का नॉन एरोमेटिक वाला नहीं बना रहा हूँ, है ना। ये ऐसा अपरेटस बना दिया, तुमको ऐसा लगे तो सिंपल बना देना, क्यूब बना देना, या ऐसा गोला बना देना, वो अपरेटस अपने हाथ में होता है बनाना। यहाँ पर आप डालते हो Cr2O3 है ना, यहाँ पे आप डालते हो Cr2O3 प्लस Al, इनको बोलते हैं कौन सा है ये, थर्माइट मिक्सचर। क्या डालते हो, थर्माइट मिक्सचर। एक चीज याद रखना, थर्माइट मिक्सचर अगर मैं क्रोमियम का कर रहा हूँ तो Cr2O3 प्लस Al होगा और 3:1 होगा, 3:1 होगा। थर्माइट मिक्सचर अगर मैं क्रोमियम का रिडक्शन कर रहा हूँ तो, अगर मैं मैंगनीज का कर रहा हूँ तो Mn3O4 होगा, या तो Cr2O3 होगा या तो Mn3O4 होगा। बट एक चीज याद रखना कि अगर जो थर्माइट मिक्सचर है वो 3:1 रेशियो ही होता है, 3:1 यहाँ पे डाल दिया, है ना, यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी सी एक वो रख दी, है ना, ये मैग्नीशियम रिबन है। क्या है, मैग्नीशियम, मैंगनीज नहीं, मैग्नीशियम रिबन। और यहाँ पे एक्सप्लोजिव डाल दिए, एक्सप्लोजिव जैसे BaO2, बेरियम ऑक्साइड प्लस KClO3, इस टाइप के एक्सप्लोजिव डाल दिए, एक्सप्लोसिव डाल दिए। क्योंकि यार आपको क्या यूज क्या है इसका, ये चम्मच नहीं, ये जैसे वो होता है ना अपना पटाखे की रस्सी होती है, तो मैग्नीशियम रिबन इज नथिंग बट पटाखे की रस्सी, ये एटम बम की रस्सी है। और ये क्या अंदर एक्सप्लोसिव है। सर मजे क्या है, मजे ये आए दोस्तों कि अगर आपने डायरेक्ट Cr2O3 और Al डाल दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ऐसे ही पड़े रहेगा, वो भी ऐसे पड़े रहेगा, अपनी जिंदगी जिएगा, ये भी अपनी जिंदगी जिएगा, डायरेक्ट नहीं होगी। आपको थोड़ी सी चिंगारी तो डालनी पड़ेगी। तो ये जो हीट है ना, इनिशिएशन हीट है, आप थोड़ी सी चिंगारी डालोगे वो रिएक्शन करके बहुत सारी बहुत सारी हीट निकालेगा, बट थोड़ी सी हीट तो दोस्तों आपको डालनी पड़ेगी। थोड़ी सी हीट कैसे आएगी, मैग्नीशियम रिबन की बत्ती है, आग मतलब आग लगी, बत्ती में आग लगी, यहाँ तक आया एक्सप्लोजिव, भम फटाक फटाक फटाक,
थोड़ी सी हीट मिल गई, जो थोड़ी सी हीट है ये मिल गई, और उसके बाद तो Cr2O3 और Al ने जो रिएक्शन करी, अंडरस्टैंड हीट निकाली, वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। सिंपल सा apparatus है। यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्टरी वॉल होगी ताकि मेल्टिंग मतलब पिघल नहीं जाए चीजें, है ना। तो Cr2O3 और Al ने इनिशिएशन हीट में Cr और Al2O3 बना लिया, ठीक है। Cr बनेगा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि जो हीट रिलीज हुई है वो बहुत ज्यादा है। जो हीट मिली है वो तो शुरू में चिंगारी के फॉर्म में, बम बम फटाफट चिंगारी के फॉर्म में मिली है, बट बाद में जो हीट रिलीज हुई है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज है। और क्या, इनका एक्सप्लोजिव जैसे यूज है, आप चाहो तो इनकी रिएक्शन भी लिख दो BaO2, और वैसे जरूरत नहीं है ना। KClO3 KCl प्लस O2 प्लस हीट बनाएगा ये फलाना ढिमका, उसकी जरूरत नहीं है, जितना बताया उतना काफी है। Cr2O3 के साथ ये है। Mn3O4 की भी रिएक्शन होती है, क्योंकि मैंने बताया क्रोमियम और मैंगनीज के लिए कराते हैं। तो Mn के लिए क्या लेते हैं दोस्तों, Mn3O4 लेते हैं। Mn3O4, अब ये मत बोलना सर बैलेंसिंग नहीं करी, अरे बैलेंसिंग तो करना खुद को आना चाहिए, बैलेंसिंग करना है ना, बाकी सब अपन कर देते हैं। मैंगनीज लिक्विड में बनेगा, प्लस Al2O3 प्लस हाई अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अब बात करें, इसको लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ठीक है। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनियम रिडक्शन या फिर थर्माइट प्रोसेस is also used in वेल्डिंग, है ना, जिसको अपन शॉक से बोलते हैं क्या, थर्माइट वेल्डिंग। शॉक से तुमने सुना होगा कभी ना कभी जिंदगी में, थर्माइट वेल्डिंग, है ना। शॉप्स जो होती हैं आसपास, शॉप दुकान है, थर्माइट वेल्डिंग सुना, और नहीं सुना हो तो यार वो तो ठीक है, वो तो शॉप वाली थर्माइट, शॉप SHO की शॉप वाली थर्माइट वेल्डिंग है। बट एक चीज तुमने सुनी होगी, ये ट्रेन की पटरियां हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है ना, ट्रेन की पटरियां हैं। ट्रेन की पटरियां सपोज मान लो तोड़ दी, टूट गई कहीं से, तो जोड़ोगे तो क्या फेविकॉल लगाओ, नहीं सर फेविकॉल नहीं, हम तो फेवी स्टिक लगाते हैं। अबे फेवी स्टिक, अबे ट्रेन कितने किलो का लोड होता है, तो सर नॉर्मल सी वो अपन जो घर में वेल्डिंग करते हैं वायरों की वो कर देंगे। अरे मूर्खों, ऐसे अगर वायरिंग की वेल्डिंग अपन करने लगे दोस्तों तो निपट ही जाएगा बेचारा गरीब। ट्रेन, फिर ट्रेन ना रही तो बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग करनी होती है, और ट्रेन में अपने को मालूम है आयरन होता है, मालूम है ना आयरन होता है, ट्रेन जो पटरियां होती है आयरन ही तो होता है ना दोस्तों। तो ये आयरन है। आयरन में क्या करते हैं, इसमें फिर से वो थर्माइट मिक्सचर डालते हैं एल्यूमिनियम के साथ फलाना ढिमका, और दोनों को जोड़ देते हैं, और बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, और बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट से जो जोड़ बनता है वो बहुत मजबूत बनता है। फेविकॉल फेविस्टिक सबसे बहुत मजबूत, ठीक है। तो स्पेशली थर्माइट वेल्डिंग के केस में आप आयरन के लिए यूज कर सकते हो। Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3, और ये Fe का मिक्सचर थर्माइट वेल्डिंग करा लेना। तो सर क्या क्या एल्यूमिनियम रिडक्शन को आयरन के लिए यूज करते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, करते हैं। जनरली नहीं करते, थर्माइट वाले केस में करते हैं। जनरली क्यों नहीं करते, अरे बबुआ जब उसका कार्बन से होता है तो कार्बन से कराओ ना, कार्बन से होता है तो कार्बन से कराओ। नहीं सब थर्माइट में एल्यूमिनियम क्यों लिया, क्योंकि जो हीट निकलती है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और इसी हीट से इनको जोड़ने में मजबूती मिलती है। कार्बन से रिडक्शन हो जाएगा बट हाई अमाउंट ऑफ हीट नहीं निकलेगी, जोड़ मजबूत नहीं बनेगा, है ना। और हमेशा आपको ट्रेन जोड़ने का काम नहीं होता है, जिंदगी में और भी काम होते हैं। तो बाकी जो काम है, जैसे बाकी चीजें आपको आयरन की बनानी है ना, तो आप एल्यूमिनियम रिडक्शन यूज ना करके कार्बन रिडक्शन यूज करोगे, सस्ता पड़ता है। कोयला कितना सस्ता पड़ता है, तो बाकी केसेस में आप एल्यूमिनियम रिडक्शन की जगह कार्बन रिडक्शन यूज करोगे, ठीक है। लिखिए इसको, पांचवा। ठीक है ना, छठा। सिक्स्थ की करें बात, आखिरी टाइप ऑफ रिडक्शन इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये दादा आदमी है, दादा आदमी है, सबको रिड्यूस कर देगा, सबको रिड्यूस कर देगा। पर यार सर सबको रिड्यूस कर देगा तो सर आप आयरन का भी इससे कराओ, नहीं सर आप तो जिंक का भी इससे कराओ। मेरा प्रश्न फिर से वो है, इलेक्ट्रोलाइटिक में आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे हवा में तो उड़ती नहीं है कि यार ये फ्री में पड़ी है उठा लो उठा लो उठा लो, जितनी पड़ी उतनी उठा लो, ठीक है। ऐसे कोई फ्री में तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको बिजली का बिल भरना पड़ता है दोस्तों, और इतनी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ में तो बहुत लगेंगी। तो जो चीज जब कोयले से काम हो रहा है, सेल्फ प्रोडक्शन से काम हो रहा है, पानी से काम हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी देना ही क्यों, काहे बेमतलब का खर्चा करना। समझ रहे हो बात को और इसके जज्बात को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और इसको हाईली एक्टिव मेटल के लिए करते हैं, क्योंकि हाईली एक्टिव मेटल को आप एल्यूमिनियम या कार्बन या फलाना ढिमका से रिड्यूस नहीं कर सकते हो। पर आप एल्यूमिनियम रिडक्शन से भी रिड्यूस
जिनको कर सकते हो, जैसे मैंगनीज और क्रोमियम उनको कर सकते हो, बट जैसे सोडियम पोटेशियम है उनको आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से भी सॉरी एल्यूमिनियम रिडक्शन से भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लीना की बात काका ना मांगे अलमारी, अलमारी नीचे आती है, काका मांगे अलमारी, काका ना, मतलब पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम ऊपर आते हैं और एल्यूमिनियम नीचे आता है, तो नीचे वालों से ऊपर वाले रिड्यूस नहीं होते हैं। इन्फिनिटी वाली बात है ना, ठीक है। और मजे की बात है, यहाँ पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे काम होता है। एल्यूमिनियम के लिए भी यूज करते हैं, बट एल्यूमिनियम की जो प्रोसेस है, हुप्स प्रोसेस और वो सब प्रोसेस एल्यूमिनियम में पढ़ाऊंगा, है ना। अभी के लिए अपन सिर्फ बात करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम की, या फिर मेन तो सोडियम की बात करनी है, मैग्नीशियम की भी मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, बाकी मेन सोडियम की बात करनी है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैंने बोली कि इसके लिए ऑक्साइड बनाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड से ही काम होगा। बट एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज कि एक्वस NaCl से इलेक्ट्रोलिसिस से Na नहीं मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा क्या, फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन NaCl। सर रटना है क्या? नहीं रटना नहीं है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बाहर से आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, एक कैथोड होगा जहां पर कैटायन आएगा, एक एनोड होगा जहां पर एनायन आएगा। दोस्तों मेरे दोस्तों, अगर एक्वस NaCl लिया तो Na प्लस और पानी का जो H+ है ना, फ्रॉम पानी, और मार्केट में Cl माइनस और OH माइनस, ये तो छोड़ो, नेगेटिव चार्ज की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, एनायन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी एनोड पे जाएगा एनायन। कैथोड पे दोस्तों, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अगर एक्वस मीडियम लिया तो Na+ रिड्यूस होना चाहेगा कि H+? सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे बताएं? बहुत सिंपल, बचपन से 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं। Na ऊपर है, Na चाहता है Na+ में जाना, H नीचे है, H नहीं चाहता है H+ में जाना, तो सर क्या करें? कुछ नहीं करना है। Na का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, Na बहुत शौक से Na+ में जाना चाहता है, 2,8 बहुत स्टेबल है। Na+ को तुम बोलो बेशरम आदमी, इलेक्ट्रॉन का क्या, कैथोड में क्या, कैथोड पर रिडक्शन होता है ना, उस Na+ से बोलो ओ Na+, इलेक्ट्रॉन लेके Na बना ले, अबे चंकट मारेगा Na तुमको, Na+, क्योंकि मुश्किल से 2,8,1 से इलेक्ट्रॉन निकाल के तो 2,8 Na+ बनाए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब उसको तुम एक और इलेक्ट्रॉन दोगे क्या, निपटा देगा वो? नहीं दे सकते उसको एक इलेक्ट्रॉन, बहुत स्टेबल है H+। अरे हाँ बबुआ, हाइड्रोजन ले लेंगे हम तो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं। तो भाइयों, जो रिडक्शन होगा कैथोड पे, वो H+ से H2 गैस बनेगी, प्लस से 0, है ना। H+ से H2 गैस बनेगी और Na तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी एक्वस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते हैं अगर आपको रिडक्शन कराना हो, तो या तो फ्यूज्ड फॉर्म या मोल्टन फॉर्म जहां पानी ना हो, है ना, फ्यूज्ड NaCl। तो यहाँ पर पानी का कोई लेना देना ही नहीं है। अब मजबूरी में कैथोड पे कैटायन आएगा, और कैटायन मामले में अकेला, पूरे जो शहर है या गांव है उसमें अकेला कैटायन जो Na+ बना है, और एनोड पे एनायन आएगा Cl माइनस प्लस बना के Cl2 बनाएगा, उसकी जिंदगी जिएगा, उसको जिन दो, उसको जीने दो उसकी जिंदगी। Na+ को अब मजबूरन, कैथोड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बना दिया। तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था 2,8,1 Na था, वो Na+ में गया 2,8 में। अभी तो सर आपने बोला था Na+ Na में नहीं जाना चाहता इलेक्ट्रॉन, 2,8 वाला जो है वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। सर आपने कैसे दिलवाया? देखो वहां पर मजबूरी है, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, मजबूरी। तो सर वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी थी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी तो थी, पर दोस्तों वहां मजबूरी नहीं थी। क्यों मजबूरी नहीं थी? क्योंकि मार्केट में Na+ भी था, H+ भी था, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो सब H+ जल्दी से गेन करेगा, इसलिए H2 मेजरली बन रहा था एक्वस मीडियम में। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और मजबूरी भी है, H+ नहीं है तो Na+ को एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है ना। Mg में MgCl2 लेते हैं, और ये सब चीजें हैं, है ना। और एक और चीज बता दूं, अगर मैं थोड़ी सी लिखना चाहूँ तो, इसको डाउस प्रोसेस भी बोली जाती है कई बार, DOWS, डाउस, एस ब्लॉक में आती है, पढ़ा है वैसे वहां पर भी मैंने, है ना, इस ब्लॉक में। उसके अलावा एक और चीज बता दूं कि इलेक्ट्रोलिसिस में एक्चुअली जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है वो कम करा जाता है, तो कुछ ऐसी चीजें डाली जाती है, जैसे NaCl में CaCl2 MgCl2 का मिक्सचर वगैरह डाल सकते हैं। जब मैं एल्यूमिनियम के लिए प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो उसमें क्रायोलाइट और ये फेल्डस्पार फ्लोरस्पार इसमें कुछ डालते हैं, है ना, Na3LF6 वगैरह, ताकि मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो, बट वो तब पढ़ेंगे। अभी के लिए Na का रिडक्शन NaCl से Na बनाना आया कि नहीं, मुद्दा इतना सा है, आया हो तो लिख लो, नहीं आया हो तो पूछ लो। चलिए दोस्तों, तो अभी अपन बात कर रहे थे रिडक्शन की, कि मेटल ऑक्साइड से मेटल में रिडक्शन करना है तो या तो हाइड्रोमेटलर्जिकल कर लो, पायरोमेटलर्जिकल कर लो, सेल्फ कर लो, कार्बन कर लो, इलेक्ट्रोलाइटिक कर लो, बीच में एल्यूमिनियम भी कर सकते थे।
अच्छा, मैग्नीशियम वाला मैंने बताया, हाइड्रोजन वाला भी होता है बट अपने उसमें नहीं है। हाइड्रोजन से आप इजीली रिड्यूस कर सकते हो, जैसा कार्बन होता है वैसा हाइड्रोजन होता है। मैग्नीशियम वाला भी है जिसको बोलते हैं क्रूक्स प्रोसेस, शायद तक KROO। टाइटेनियम क्लोराइड में यूज करते हैं। सीधे सीधा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो TiCl4 प्लस मैग्नीशियम, TiCl4 प्लस Mg इज इक्वल टू Ti प्लस MgCl2, है ना। इसको यही प्रोसेस क्रॉल्स बोलते हैं, शायद तक KROLL क्रॉल्स प्रोसेस, ऐसी कुछ नाम है। तो अगर कहीं आपके माइंड में आ रही है वो सब चीजें तो उसको भी लिख लीजिएगा, है ना। अपन एनसीईआरटी स्पेसिफिक बातें करते हैं। चलो अब नेक्स्ट थिंग इज जो अपने को पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज टफ। थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ मेटलर्जी। यहाँ पर अपन एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे जो लोगों को जनरली बहुत टफ लगते हैं, होते थोड़े से इतने टफ भी नहीं है कि आपको इतने टफ लगे, बाकी सिंपल होते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट की बातें करते हैं, एस्पेक्ट्स की। तो ये अपन सबको मालूम है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, है ना। जो मैंने बताया ना अभी कि कार्बन रिडक्शन किस किस को कर सकता है, एल्यूमिनियम किस किस को रिड्यूस करता है, कौन किसके लिए यूज होता है, ये सब इस चीज से आए हैं। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व एलिंगम डायग्राम से आया है। मैंने तो तुमको सिखा दिया वहां पर, और तुमको बहुत अच्छे से पता भी नहीं, समझ भी नहीं पड़ा होगा, रटा भी नहीं होगा बहुत अच्छे से, बट यहाँ अपन समझ जाएंगे चीजें आगे आगे, है ना। अभी आज सिर्फ बेसिक देखेंगे, है ना। तो पहली चीज मैं बताऊं कि एलिंगम डायग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्राफ बिटवीन delta G and T. Ellingham diagrams are used to represent a graph between change in Gibbs free energy delta G and temperature. ये Ellingham diagram shows the relation between Gibbs free energy and temperature. ठीक है, तो डेल्टा जी को मैं लेता हूँ y और t हो गया मेरा x इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एक्स डेल एस। तो थोड़ा सा मैच, थोड़ा सा इतू सा मैं मैच लगा लूँ, इतू सा अगर मैं मैच लगाऊं तो अगर मेरी x की वैल्यू 0 है, नहीं या फिर छोड़ा ऐसा, है ना, इसको मैं कंपेयर करूँ किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो ये हो गया y इज इक्वल टू c माइनस mx, है ना। तो दोस्तों ये x है और ये मेरा m है, m की वैल्यू क्या है, mx प्लस c से कर रहा हूँ मैं ना, mx प्लस c से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को mx प्लस c लिख दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो डेल्टा एच है, और x जो मेरा है वो t है, और जो m है स्लोप दैट इज माइनस s। तो अगर कोई पूछे, पहला प्रश्न जेई में या नीट लायक, पहला प्रश्न कि डेल्टा जी और टी का स्लोप आपको क्या बताता है, तो डेल्टा जी और टी का स्लोप बताता है आपको नेगेटिव ऑफ द एंट्रोपी। बहुत इंपॉर्टेंट, स्लोप दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। आपको ऐसा कुछ बना के दे दिया तो आपको पता होना चाहिए स्लोप टेन थीटा क्या बताता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस, माइनस एस बताता है स्लोप। दूसरी बात मैं करूँ इंटरसेप्ट की बात, कि अगर x को मैं जीरो रख दूं, तो y इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो अगर x को मैं जीरो रख दूंगा तो जो इंटरसेप्ट होगा, अगर x को मैं जीरो रखूंगा तो जो इंटरसेप्ट होगा दैट इज इंटरसेप्ट इज change in enthalpy, and that is Gibbs free energy, that is enthalpy change, that is entropy change, and that is temperature, ठीक है। तो इंटरसेप्ट वो बताएगा एंथैल्पी चेंज और स्लोप बताएगा एंट्रोपी चेंज। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये तो चीजें हो गई। अब रिएक्शन की स्पॉन्टेनियसिटी किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव, ये आपको पहले से मालूम है, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट डेल्टा जी नेगेटिव। तो दोस्तों डेल्टा जी नेगेटिव या तो डेल्टा एच नेगेटिव, वो अच्छी बात है, होता ही है, मगर अगर मैं बात करूं मेरे को इसको नेगेटिव बनाना है ओवरऑल, तो दोस्तों मेरे को एस को क्या बनाना पड़ेगा, डेल्टा एस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, डेल्टा एस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। डेल्टा एस को अगर मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये ओवरऑल नेगेटिव रहेगा, है ना। और इतने से भी काम नहीं हो पाएगा, सपोज मानो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में बहुत बड़ी है तो वो नहीं हो पाएगा। तो एक चीज है कि टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और डेल्टा एस भी पॉजिटिव होना चाहिए, वो सब धीरे धीरे अपन बातें करेंगे, है ना। सपोज कोई रिएक्शन की बात करूं, जैसे मैं सपोज मैं बात करूं कि जैसे 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 है ना, Zn प्लस O2 गिव्स Zn प्लस हाफ O2 गिव्स ZnO, ठीक है सर आप तो सुधर गए, हाँ मतलब बैलेंसिंग कभी कभी तो कर देता हूँ मैं भी, कोई दिक्कत नहीं। Zn सॉलिड है, O2 गैस है, और O ये ZnO भी सॉलिड है। दोस्तों मेरे को बताना एंट्रोपी चेंज, सॉलिड है, गैस कन्वर्ट हुई सॉलिड में, अगर सॉलिड से गैस बनती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, गैस से सॉलिड बना तो एंट्रोपी कम होगी। दोस्तों अगर एंट्रोपी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू डेल्टा एच, है ना, ये नेगेटिव है दोस्तों, है ना, माइनस एक्स डेल्टा एस था,
एंट्रोपी नेगेटिव आ रही है क्योंकि गैस से सॉलिड बन रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है ना, ओवरऑल ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो इसका स्लोप है m वो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे, अरे ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव बनेगा और जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। नहीं समझ आया होगा, मैं एक और बार समझाऊंगा, लोड नहीं लेना, ठीक है, ऐसा बना होगा। और इसको अगर मैं दूसरे शब्द में बात करूं, इसी को अगर मैं इस रिएक्शन की जगह ये रिएक्शन की बात करता, है ना, ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं फिलहाल, और इसके बारे में और आगे बातें करेंगे। इंटरसेप्ट आपको देता है डेल्टा एच, और स्लोप आपको देता है माइनस ऑफ डेल्टा एस। पहली चीज, इसमें अपने को फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बातें करनी है बहुत सारी, बट प्रोबेबली अपन अगली क्लास में ही कर पाएंगे। इसके बारे में बहुत सारी बातें, आज सिर्फ इसको देखना सीख लें, आज सिर्फ इसको देखना सीख लें, बाकी की बातें अगली क्लास में करेंगे। लिखिए इसको, ठीक है। तो पहले सिर्फ देखना सीखेंगे आज, है ना, आज अपन सीखेंगे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ देखना सीखेंगे, बाकी अगली क्लास में बातें बहुत सारी करनी है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिब्स एनर्जी वाज गिवन बाय एलिंगम, साइंटिस्ट का नाम है, नाम से ही पता पड़ रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और मैं वही चीजें आपको सिखाऊंगा आगे कि रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देता है वो, ठीक है। चलिए, तो जो मैं थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट बता रहा था वही है। स्पॉन्टेनियसिटी की बात करिए, डेल्टा जी टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। चलिए, ये सब बातें करी हैं, सिर्फ बेसिक ले रहे हैं आप। स्पॉन्टेनियसिटी के लिए डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। अब ये देखो, गैस से सॉलिड बना है, ये तो ठीक है, रिएक्शंस, ये सर ये डेल्टा एच नेगेटिव है, आपको कैसे पता पड़ा? ये कंबशन रिएक्शंस है, मेटल ने ऑक्साइड के साथ कंबशन रिएक्शन करके ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनाया, तो कंबशन रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव ही होता है। डेल्टा एच की बात करूं तो गैस से सॉलिड बना है, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, गैस से सॉलिड बना है ना। तो ओवरऑल ये नेगेटिव है, तो जो स्लोप होगा, है ना, देखो ये देखो, डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो जो आपका स्लोप होगा वो उल्टा जाएगा, समझ रहे हो? सॉरी, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो आपका स्लोप जो है वो ऐसा जाएगा सीधा, जो मैंने अभी बताया था, स्लोप जाएगा सीधा, है ना। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज़ है यार, इनमें सब में मेरे को समझाना तो पड़ेगा ही, सी टाइम तो लगेगा इसी, है ना। तो देखो, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ओवरऑल ये नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई। डेल्टा जी को अगर मेरे को नेगेटिव बनाना है तो ये वाली टर्म को ज़्यादा करना पड़ेगा, ये वाली टर्म को ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना, तभी तो अगर डेल्टा एच ज़्यादा है तो अच्छा रहेगा, है ना। तो अगर लो टेम्परेचर है तो मतलब ये चीज़ कम रहेगी, ये जो वैल्यू है वो कम रहेगी, ये ज़्यादा रहेगी, तो अच्छी बात है, लो टेम्परेचर पर अच्छी बात है। हाई टेम्परेचर पर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव बढ़ गई, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगी दोस्तों। अच्छे से समझेंगे धीरे धीरे, है ना, अभी तो थोड़ा तेज चल रहा है अभी, क्योंकि मेरे को और एग्जांपल्स देने हैं। पर मैं अगर इस रिएक्शन की बात करूं दोस्तों, तो C प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CO, डेल्टा एक्स तो नेगेटिव है, कंबशन रिएक्शन है। डेल्टा एस की बात करूं तो 1 मोल ऑफ गैस है, देखो सॉलिड तो सॉलिड है। एंट्रोपी की बात करूं तो 1 मोल ऑफ गैस से 2 मोल ऑफ गैस बन रहे हैं, तो एक गैस से 1 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रहे हैं, तो दोस्तों एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो चलो इसकी बात करें, ये तो नेगेटिव है और ये माइनस ऑफ पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू भी नेगेटिव है और ओवरऑल ये वैल्यू भी नेगेटिव है, ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो टेम्परेचर लोअर हो या हायर हो, है ना, टेम्परेचर लोअर हो या हायर हो वो स्पॉन्टेनियस रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, इसका कर्व जो है, कर्व की बात करूं तो जो स्लोप है इसका नेगेटिव है, देखो स्लोप इसका नेगेटिव है। पहले वाली में क्या हो रहा था, समझ भी रहे हो, पहले वाली में क्या हो रहा था, डेल्टा एस भी नेगेटिव था तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा था, तो पहले वाली रिएक्शन में स्लोप पॉजिटिव आ रहा था क्योंकि डेल्टा एस भी नेगेटिव था। अब समझ रहे हो ना, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। पहले वाली रिएक्शन में अगर अगर मेरा डेल्टा एस भी नेगेटिव है, स्लोप की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, छोड़ो सीधे सीधे, स्लोप की वैल्यू क्या बताई थी, माइनस डेल्टा एस। पहले फर्स्ट केस में डेल्टा एस भी नेगेटिव था तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा था, पर दोस्तों इस केस में डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव तो स्लोप क्या आएगा, माइनस ऑफ पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। तो जब CO की रिएक्शन होगी ना तो CO का स्लोप ऐसा आएगा। इस रिएक्शन जब मैं एलिंगम डायग्राम में तुमको दिखेगी ना तो ऐसी दिखेगी, बल्कि जो Zn वाली रिएक्शन थी ना वो तुमको ऐसी दिखेगी, तो वो कंफ्यूज मत होना, सर ऐसी क्यों, ऐसी इसलिए है क्योंकि इसका डेल्टा जी नेगेटिव था तो स्लोप पॉजिटिव है। ये ऐसे क्यों है, क्योंकि इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्लोप
डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव है। ये मैंने 2 चीजें बता दी हैं। बहुत सारी बातें करनी है इसके बारे में। ये क्या बातें, ये तो खैर डेल्टा एस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो स्लोप 0 के आसपास रहेगा। डेल्टा एस में कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, एग्जैक्ट 0 हो या ना हो 0 के आसपास रहेगा, लिख लीजिए इसको, है ना। तो ये चीजें हो गई। एलिंगम डायग्राम रिप्रेजेंट चेंज ऑफ डेल्टा जी विद टेम्परेचर, तो फर्स्ट आंसर इज राइट। फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एलिंगम डायग्राम, है ना। प्रोबेबली आज टाइम नहीं है अपने पास, तो मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा पाऊंगा, बट दिखता कैसा है वो मैं बता देता हूँ। ये डेल्टा जी है उधर, और ये इधर है टी, ये टेम्परेचर है, मतलब उधर ले रखा है, एक ही बात है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं तो जनरली जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव में ही रहेंगे। ये वाला स्लोप ऐसा कैसे आया, क्योंकि इस रिएक्शन में 1 से 2 बने, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब एम क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा एस, मतलब स्लोप नेगेटिव है। इसी रिएक्शन में ऐसा क्यों आया, क्योंकि क्योंकि चलो इसका देख लो, है ना। इसका डेल्टा एस देखो, गैस से सॉलिड बना है तो डेल्टा एस नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस है, स्लोप इज पॉजिटिव। तो ये सब बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें मैं आगे भी करूंगा। ये सिर्फ आपको ऐसे बता रहा हूँ एक एक करके। लोड मतलब भी सबका मिक्स करके डायग्राम भी आएगा, लोड नहीं लेने का, है ना। ये सबका मिक्स करके डायग्राम आ गया। अब इसमें मैं बहुत सारी चीजें अगली क्लास में बताऊंगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऊपर वाला ऑक्साइड को नीचे वाला मेटल रिड्यूस कर देता है, कैसे वो मैं आपको एग्जैक्टली डेल्टा जी करके बताऊंगा। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। रिएक्शन लिखना बहुत सिंपल होता है, जैसे ये है ना, ऊपर वाला ऑक्साइड जो है, जैसे ऊपर वाला ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम का है, या फिर Zn का ले लेता हूँ, तो ZnO को नीचे वाला एलिमेंट रिड्यूस कर सकता है कि नहीं, ये देखना है हाँ या ना, है ना। और एक दूसरी चीज है कि नीचे वाले ऑक्साइड को ऊपर वाले एलिमेंट रिड्यूस कर सकता है कि नहीं। इसका आंसर है हाँ, इसका आंसर है ना। बताना कैसे, हिंट दे रहा हूँ। रिएक्शंस के डेल्टा जी कंपेयर कर लेना, कुछ वैल्यू ले लेना, है ना। हिंट दे रहा हूँ। और जैसे वो थर्मोडायनेमिक्स में वो था ना, कौन सा गिब्स, कौन सा बोलते हैं उसको, सबको ऐड करते हैं, हैसलॉ जैसा लगेगा। नहीं करना हो तो मैं करूंगा, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन करूंगा आप लोगों के लिए पूरा सॉल्व, वहां की वहां पूरा अपन समझेंगे इसको। बट कोशिश करके आइएगा कि ऐसा क्यों होता है कि ऊपर वाले ऑक्साइड को नीचे वाला एलिमेंट रिड्यूस कर देता है, ऊपर वाले ऑक्साइड को नीचे वाला मेटल रिड्यूस कर देता है, बट नीचे वाला ऑक्साइड को ऊपर वाला मेटल रिड्यूस नहीं कर पाता है। ये आप सर्च करके आएंगे, फिर मैं बताऊंगा। सर्च मतलब सिर्फ सोचना है, नेट वेट पे मत डालना, कंफ्यूज हो गए जबरन में, अगली क्लास में बता दूंगा नहीं तो, ठीक है। उसके अलावा और भी बातें करनी है अपने को बहुत सारी। ये जो स्टीप है, ये स्टीप क्या है, ऐसे जाके ऐसा हो रहा है, कई बार 3 बार स्टीपर कर जाएंगे, तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब अपन बातें करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आपको अगली क्लास में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जितने मैंने रिडक्शन पढ़ाए हैं, सारे के सारे रिडक्शंस पढ़ना है, याद करना है। एलिंगम डायग्राम जितना मैंने पढ़ाया है उतना रिवाइज करना है, और सबसे ज्यादा जरूरी, मैं आपको ओर्स की लिस्ट भेज रहा हूँ कि कौन डोलोमाइट है, कौन मैग्नेसाइट है, कौन हिमेटाइट है, कौन 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 फलाना है, कौन कौन क्या है ना, एप्सम सॉल्ट क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है। तो सारे के सारे, और कोशिश करना याद हो जाए, बट कॉपी में तो कम से कम आप 2 बार तो लिख लीजिए, एक बार तो लिखना ही है, 2 बार लिख लेंगे तो आपको जो सड़े सड़े से क्वेश्चन है ना कि एप्सम सॉल्ट में फॉर्मूला क्या होता है, डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, फेरूसाइट का क्या होता है, जिंक ब्लेंड का क्या होता है, फुल गोल्ड क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें जेई मेंस और नीट में आती है, वो सटाक ढम ढम धड़ाक 5 सेकंड की मेमोरी से खत्म हो जाएंगी, इतना लॉजिक भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो मैं भेज रहा हूँ, उसको रटना है एक तरीके से। और अगली क्लास में अपन एलिंगम डायग्राम थोड़ा सा जो बचा है एडवांस पोर्शंस, उससे चालू करके फिर प्यूरिफिकेशन और फिर आगे इंडिविजुअल मेटलर्जी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। जब तक थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।